रिसर्च हमारी पिछले 3 दिनों से हमारी रिसर्च टीम कर रही थी और उस रिसर्च का पूरा आपके सामने सार हम लेकर आ रहे हैं। रिसर्च हमने क्या की है? 2 रिसर्च की है। एक, जब भी दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, 2 बड़े देश किसी तरह से लड़ते झगड़ते हुए दिखे हैं, उस समय बाजार किस तरह से गिरे हैं, और जब वॉर शुरू हो जाए या वॉर खत्म होने के आसार हो, उसके बाद बाजार की चाल कैसी रहती है। पहली तो ये है। और दूसरी रिसर्च इससे थोड़ी एडवांस है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो पहले आप पहली वाली रिसर्च समझ लीजिए। तो हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी है, कुशल गुप्ता है, और ये दोनों बताने जा रहे हैं आपको। तो पहले आशीष, आप शुरुआत कीजिए। पहले शुरुआत में ये बताइए कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन के पहले बाजार कितने गिरे हैं, पहले कितने गिरे हैं वो बताइए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि उसके बाद बढ़ते कितने। तो पहले ये बताइए, जब वॉर वाली सिचुएशन हुई कितने गिरे हैं बाजार? बिल्कुल सर, वॉर वाली जो सिचुएशंस है हमने एनालाइज की है, डाउ जोन्स को इसमें कैलकुलेट किया, निफ्टी का भी मूवमेंट देखा है कि हर बार जब भी ऐसे इंस्टेंसेस आए, 6 बड़े इंस्टेंसेस जो हमने ध्यान में रखे उसके हिसाब से जो है हमने रिसर्च बनाई है। तो आपको सीधे तौर पर बताऊं, एवरेज सबसे पहले बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। डाउ जोन्स जो है ऐसी सिचुएशंस है, यानी वॉर लाइक सिचुएशंस में करीब 11% की जो है आपको गिरावट दिखाता है। वहीं निफ्टी में अगर आप देखें तो गिरावट आपको ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि डाउ गिरता है 11% और निफ्टी में देखें तो करीब 16.5% की जो गिरावट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसा सर आपने पूछा कि पहले जो गिरावट वाले हैं वो आपको बता देता हूँ कि असल पिक्चर होती क्या है। तो इंस्टेंसेस, 6 बड़े इंस्टेंसेस आपके सबसे पहले सामने रखता हूँ। सितंबर 11 के जो अटैक्स हुए थे, इसमें मार्केट जो है करीब 16% गिरा था डाउ का। इराक ने जो है एक चीज यहाँ पर रोक रहा हूँ एक बार आपको, क्योंकि आपकी जो ग्राफिक्स है उसमें दोनों चीज साथ में आ रही है, गिरावट और गिरावट के बाद का क्या। तो आप दोनों साथ में ही बता दो फिर। हाँ, ताकि क्या है, कोरिलेट करने में इजी रहेगा। तो पहली चीज तो ये बता दीजिए कि जब भी बड़ी इवेंट है उसके पहले कितना गिरते हैं और उस इवेंट के बाद कितना बढ़ते हैं। तो वहां से आप एकदम बता दीजिए, और साथ ही साथ हर इवेंट के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है वो भी बताइए डाउ का। बिल्कुल सर, तो जैसा कि बताया कि डाउ जो है 11% की करेक्शन यहाँ पर आती है वॉर लाइक सिचुएशंस में, और ऑन एन एवरेज ये एवरेज एक एक करके भी इंस्टेंसेस बताऊं, क्योंकि सारे इंस्टेंसेस है हमारे पास। इतिहास में अब तक 6 बड़ी जो ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। और सबसे पहले आप देखें तो निफ्टी यहाँ पर जैसे 16.5% की गिरावट आती है। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह कि आप रिकवरी पर भी ध्यान दीजिए। 3 महीने में डाउ ने करीब 7% की रिकवरी दिखाई है औसतन। 6 महीने में देखें तो करीब 12%, एक साल में देखें तो 11.5%। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेजी के मामले में वॉर लाइक सिचुएशंस में जो है डाउ से बेहतर जो रिटर्न्स है आपको निफ्टी ने दिए, क्योंकि 3 महीने में देखें तो 23% की रिकवरी आई है, 6 महीने में 34%, एक साल में देखें तो थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाता है। 13.5% की जो तेजी है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और खास बात यह कि जो तेजी की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि 3 महीने की रिकवरी आप एनालाइज करके देखें, हर बार जो 6 बड़े इंस्टेंसेस वॉर के हुए हैं इसमें से 3 जो महीने की तेजी है, 2 बार ही ऐसा हुआ है कि सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, सिर्फ 2 बार। बाकी 4 बार 6 महीने के इंस्टेंसेस में 3 महीने की रिकवरी अगर आप देखेंगे तो आपको तेजी ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन सामने रखेंगे, यानी आप 6 महीने की तेजी देखें, 6 वॉर लाइक सिचुएशंस हुए, गिरावट आई, उसके बाद 6 महीने का ट्रेंड अगर आप देखें तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि बाजार ने जो है आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। और फिर से दोहरा रहा हूं सर कि डाउ से बेहतर रिटर्न आपको निफ्टी देता है। ओके, तो निफ्टी पर आपको फोकस रखना है। तो 2 बड़ी चीजें हैं, ये समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि जब हम गिरते हैं तो हम डाउ से ज्यादा गिरते हैं। बिल्कुल। और ऑन एन एवरेज 16% गिरते हैं, करेक्ट। जो हमने कितने 1 2 3 4 5 6 बार हमने सिचुएशन जो अब तक आई है इतिहास में, जिसे हम वॉर लाइक सिचुएशन कह रहे हैं, 9/11 जो दोनों टावर गिराए थे, इराक जब कुवैत में घुस गया था, रशिया और अफगानिस्तान का जो हुआ था, कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, और एक पर्ल हार्बर वाला जो अटैक हुआ था, और जर्मनी ने फ्रांस को जो हराया था। ये 6 बड़ी अब तक की हुई है घटनाएं, करेक्ट। तो इन 6 बड़ी घटनाओं में जो हुआ है उनमें पहली चीज तो ये कि ग्लोबल मार्केट ऑन एन एवरेज गिरे हैं आपके 11%, 11%, ठीक है। और हमारे मार्केट गिरे हैं 16%, 16.5%। अब दीप मैंने 16% का कैलकुलेट कर लिया। हाँ, 18,600 ये हमारा पीक है। वहां से अगर मैं 16% गिनता हूं तो ये आता है 15,500, 15,600 के आसपास। वर्स्ट केस सिनेरियो में पिछली बार आपको याद होगा जब हम 16,400 के आसपास पहुंचे थे, तो काफ़ी लोगों ने कैलकुलेशन करके उसमें तकनीकी चार्ट्स के तौर पर, जिसे शायद कुणाल जी भी वेरीफाई करेंगे, 15,500 को रॉक बॉटम बनाया था। हमारे इस डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से भी 15,500 रॉक बॉटम होता है। तो चाहे कितना ही लड़ भिड़ ले, जो इनकी मर्जी आए कर ले,
15,500 नहीं टूटेगा, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट के रिस्क। अब 1000 पॉइंट के रिस्क आप कम समझे ज़्यादा समझे, ये अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन ये एक बड़ा डेटा निकल कर आ रहा है कि एवरेज अब 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हम एवरेज पे जा रहे हैं, राइट। एवरेज 16.5% हम गिरते हैं, तो 15,500 ये लेवल निकल कर आता है जहां पर इन्वेस्टर्स को दम लगाकर पैसा लगाना चाहिए, अगर आपके पास बचा रहे और हो तो पहली चीज। दूसरी चीज में आइए, जो कुछ भी गिरावट हुई है उसमें 3 महीने के बाद का अगर आप देखें, उस 3 महीने के बाद सिर्फ 6 में से 2 बार ऐसा हुआ है जब रिटर्न नेगेटिव रहे हैं, बराबर है, डाउ में, और वो भी कितने 4% और 3% नेगेटिव रहे 3 महीने में। अदरवाइज आपको पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होते हैं तो 24%, 15%, 8% इस तरह के पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं 3 महीने में। अब आइए 6 महीने में, 6 महीने के रिटर्न तो कमाल है, सिर्फ एक बार पर्ल हार्बर अटैक छोड़ दीजिए, अदरवाइज 6 महीने में हमेशा रिटर्न बहुत तगड़े आए। 30% तक भी गिरा है, सितंबर 11 के 30% बढ़ा है, इराक वाले में केस में 16% बढ़ा है, कोरिया के केस में 20% बढ़ा है, तो 6 महीने में तगड़े रिटर्न आए। और 1 साल का अगर आप व्यू लेंगे तो आपको 20% प्लस के भी रिटर्न मिल जाते हैं। हाँ, 2 बार जरूर ऐसा हुआ है कि वहीं का वहीं रहा है बाजार, कोई खास बदलाव नहीं हुआ, -1%, -5%। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ सकते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन के बाद में अमेरिकी बाजार आपको दमदार रिटर्न देते हैं। ये तो अमेरिका की बात है, हमारा क्या, हमारे में हमारा बताओ। हाँ। हमारे बाजार में भी अगर आप देखें तो तेजी जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। निफ्टी में जैसे कि आपने बताया कि 3 महीने में देखें तो काफ़ी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है, 6 महीने में भी देखें तो भी डाउ को जो है आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निफ्टी में खास बात अगर आप देखें तो हर इंस्टेंसेज में आप देखें कितने बार भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से जो रिकवरी आई है वो बहुत शानदार है। 6 महीने में करीब 34% की जो तेजी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है, 1 साल में करीब 13.5%, और 3 महीने में देखें तो करीब जो है 23% की जो तेजी है वो आपको नजर आई है। तो सर साफ बात यही है कि निफ्टी की तरफ से भी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस हर इंस्टेंसेज में अगर आप देखें तो वॉर लाइक सिचुएशंस में जो है निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी विश्लेषण है ये पुराने डेटा के लिहाज से है, और ये एवरेज है। करेक्ट। हर बार ऐसा नहीं हुआ है, 2 सिचुएशन ऐसी भी रही जब बाजार नहीं चला है, तो वो भी हम किसी एक सिचुएशन के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई सिचुएशन बहुत अच्छी भी हो सकती है, करेक्ट सर, कोई सिचुएशन बहुत खराब भी हो सकती है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, खाली ग्लोबल मार्केट्स को डर रूस और यूक्रेन का नहीं था, ग्लोबल मार्केट्स को डर महंगाई का भी है, बढ़ती हुई ब्याज दरों का भी है, हम बहुत बड़ी तेजी के बाद भी बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी तेजी के बाद गिर रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो ये आप एक इंडिकेटिव लीजिए, ये मतलब ठप्पा मार के नहीं है कि बस ऐसा ही होगा, वैसी वाली रिसर्च नहीं है। जैसे हमने बताया था ना बॉटम फॉर्मूला, बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे, ठप्पा मार के कि यही है, ये वैसी रिसर्च नहीं है। मैं पहले बता दूंगा कि क्या कि, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है, और जो डेटा पास ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदने के और इन्वेस्टमेंट करने के फेवर में बनता है युद्ध होने के बाद। अपने ब्रॉड पिक्चर देखनी है, खोने के लिए कम है, आने के लिए ज्यादा है। आप पैसा कब लगाते हैं, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल हो। सो ये रिसर्च निकल कर आ रही है कि जिससे निफ्टी ने सितंबर 11 के क्राइसिस के बाद 23% रिटर्न दिया है 3 महीने में, 6 महीने का 13% का रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 महीने में 23% दे दिया और 6 महीने में 13, मतलब बाद में घटा भी है, यानी कि अगले 6 महीने वोलेटाइल रहेंगे, पैसा बनेगा भी, बाजार नीचे भी आएगा। कैसे समझिए, आप 16,400 पे रुक जाते हैं, या फर्ज करें 15,500 पे रुकते हैं, 15,500 से पता चला आप 17,000 आ गए, राइट, तो आपके एक तरह से 15% के रिटर्न बन गए जी। लेकिन वहां पर बहुत सारे अटके फंसे हुए लोग हैं, जहां से युद्ध की शुरुआत होती है, तो बहुत लोग निकलने की भी कोशिश करेंगे, नीचे भी आ सकते हैं। तो दोनों तरफ के मूव दिखेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको डायरेक्शन के लिहाज से ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है जो आपके सामने आती हुई दिख रही है। अब आइए बढ़ते आगे दूसरी सिचुएशन में। ये वाली सिचुएशन कैसी है, जब सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला माहौल दुनिया में हो, तब क्या होता है। लेकिन बड़े बड़े फॉल दूसरी वजह से भी आ सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि लड़ाई झगड़े हो, कोविड वाली सिचुएशन भी हो सकती है, इस तरह की और भी कई सारी सिचुएशन हुई है। तो अब कुशल हमें ये बताएंगे कि वॉर के अलावा कौन कौन से बड़े फॉल हुए हैं, जिसमें किस तरह का प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों का रहा है फॉल होने के पहले, हो जाने के बाद किस तरह की रिकवरी आई है। जरा एक बार उस पर भी पूरे डेटा बताइए कुशल।
सर देखिए, यहाँ पर वॉर के अलावा अगर आप बाकी जो एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, जो क्राइसिस हुए हैं जिसमें कोविड हो गया, जापानीज सुनामी हो गया, या फिर आप लेमन ब्रदर्स जो 2008 में हुआ था, और एशियन क्राइसिस भी होता हुआ दिखा था, तो उसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है, इससे ये एनालिसिस से हमें ये समझ आ रहा है कि निफ्टी में कंपैरेटिवली डाउ के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन रिकवरी आती हुई नजर आई है अगले 6 महीनों में, अगले 1 साल में। सबसे पहला डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर औसतन जब भी ऐसी ग्लोबल क्राइसिस हुई है, हमने 13 सिचुएशंस यहाँ पर एनालाइज की हैं और करीब करीब 16% यहाँ ऑन एन एवरेज डाउ गिरता हुआ नजर आता है। बट क्राइसिस के बाद जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न आते हुए नजर आते हैं। उसमें 3 महीनों में औसतन 10% का रिटर्न है डाउ में, साथ ही अगले 6 महीनों में 14% और अगले 1 साल में 18%, यानी कि कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकवरी मोड जो है क्लियर कट डाउ जोन्स में आता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट क्राइसिस के बाद अगले 3 महीनों में आप एक चीज नोट कीजिए कि 13 में से सिर्फ 3 बार जो है नेगेटिव रिटर्न आए हैं और जो मैक्सिमम नेगेटिव रिटर्न रहा है वो करीब 4% का ही रहा है। तो डाउनफॉल जो है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है इसका अगर आप समराइज करें तो। और मैक्सिमम पॉजिटिव रिटर्न आप देखिए करीब 44% का आता हुआ दिखा है और वो कोविड का टाइम था। कोविड जब हुआ था, जो मैक्सिमम फरवरी से मार्च 2020 के बीच जो सबसे पीक कोविड था जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 44% की रिकवरी हमने डाउ जोन्स में आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्राइसिस के बाद अगले 6 महीनों में 13 में से सिर्फ 2 बार जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है डाउ जोन्स ने। तो हर एक पैरामीटर अगर हमने एसेस किया 13 सिचुएशंस में, तो यहाँ पर क्राइसिस के बाद अगेन आपको अच्छी तेजी डाउ में आती हुई दिखी है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब डाउ गिरता है वॉर लाइक सिचुएशन में कम गिरता है, वॉर के अलावा दूसरी सिचुएशन है उसमें ज़्यादा गिरता है। कि वॉर लाइक सिचुएशन में ये बता रहे हैं कि औसतन 11% गिरा है, जो आशीष बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि औसतन 16% गिरता है, यानी कि जैसे कोविड हो गया, लेमन ब्रदर्स हो गया, सुनामी हो गई, ये सारी चीज़ें, एशियन करेंसी क्राइसिस हुआ था, इन सब केस में ज़्यादा गिरता है। तो 16% गिरा। आई थिंक ये एवरेज, आई थिंक कोविड की वजह से ये एवरेज थोड़ी ज्यादा भी थोड़ी ज्यादा हो गई, नंबर भी काफी बड़ा। अगर कोविड को निकाल दो तो शायद इतना गिरता भी नहीं, तो शायद फिर वो 11% वाला फॉर्मूला ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज जो है, 3 महीने में 10% बढ़ता है, 6 महीने में 14% और 1 साल में 18%। ये डाउ की रिकवरी है। आप सोचिए, ये डाउ की रिकवरी है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज एक और जो है, इस तरह के क्राइसिस के बाद सिर्फ 13 में से 3 बार ऐसा हुआ है जो नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, समझो आज डाउ आपका कितना है, 33,700 500 कितना है, 34,000 के नीचे आई गए थे ना, 33,200 300 होगा। डाउ फ्यूचर जरा दिखा दो एक बार। अब तो डाउ फ्यूचर से सर 32,400 पे आ गया। 32 के नीचे, अच्छा 33 तो कल ही हो गया। कल डाउ 33,130 है। हाँ, तो हाँ, कल 33 के आसपास आ गया, ठीक है। तो समझिए 3 बार नेगेटिव दिया, लेकिन नेगेटिव कितना दिया है? मैक्सिमम 4%। तो नेगेटिव देगा भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव देने की संभावना भी ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉजिटिव 44% है, उसको छोड़ दो, हमको तो 44 नहीं चाहिए, हमको तो 3 महीने में 10% ही डाउ यहाँ से बढ़ जाए तो भी बहुत है। अगर वैसा हो जाए तो जो डेटा है उस हिसाब से। सिर्फ पुराने जो फॉल है और पुरानी जो रिकवरी, और उसमें इसमें एक ही फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, वो क्या है कि वो ये है कि इस बार का फॉल जो है वो काफ़ी बड़ा था, मार्च 2020 वाला, और रिकवरी भी काफ़ी बड़ी थी। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो ये देखना होगा कि इस बार बाजार कैसे करता है। लेकिन इसके पीछे पूरी क्वांटिटेटिव रिसर्च देने के पीछे मकसद ये कि आप इसे समझ पाएँ। ये होगी बात आपकी डाउ की। अब निफ्टी का बताइए। सर निफ्टी में तो और भी इंटरेस्टिंग रिकवरी आती हुई दिखी है, और बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने जब 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी तो उसके बाद के जो 5 इवेंट्स हैं उसको फैक्टर इन किया है। और 5 इवेंट्स में आप देखिए औसतन ग्लोबल क्राइसिस ये जो होते हुए दिखे हैं, इन 5 इवेंट्स में लगभग 16-16.5% ही ये गिरते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डाउ जोन्स के बराबर जो है यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी है। पर गिरावट के बाद जो रिकवरी है वो डाउ जोन्स के मुकाबले काफ़ी शानदार रही है। सबसे पहले यहाँ पर 3 महीनों में आप 9.2% के रिटर्न्स हैं, तो लगभग डाउ से कंपेयर करेंगे तो 10% तो आसपास है उसके। पर 6 महीनों में आप देखिए यहाँ पर बड़ा डिफरेंस आ रहा है। जहां डाउ ने 14% की रिकवरी दिखाई थी, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 27% की रिकवरी दिखाई है। और अगले 1 साल में तो ऑलमोस्ट 35% के गेन्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो निफ्टी क्लियर आउट परफॉर्मर जो है सभी अन्य सिचुएशंस में रहा है अगर डाउ से कंपेयर करें तो। 1 साल में 35%? कुशल ट्रीट कहाँ चाहिए ये बताइए। ये करवा दीजिए बस। जहाँ कहेंगे वहाँ पार्टी नहीं, लेकिन वाकई में डेटा बड़े कमाल के हैं। और इसका मकसद ये कि आपका डर निकालना ज़रूरी है। देखिए जो हो गया कुछ नहीं कर सकते,
आप पीछे नहीं जा सकते इतिहास में, करेक्ट? कल में वापस नहीं जी सकते। आगे कैसे जीना है ये तो हमें पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ये डर लग रहा है कि भाई जो पड़ा है स्टॉक उसका क्या करूं, नया लगाना है तो कब लगाऊं, तो इसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगा। देखिए 100% कभी भी कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च सही नहीं होती, नहीं तो हर बार वही लेवल आते हैं ना जी। भाई। चार्ट्स पे हर बार लेवल अलग क्यों आते हैं? हर बार जब भी टॉप और बॉटम बनता है तो अलग अलग लेवल क्यों होते हैं? कोई भी दो वाले में सेम लेवल नहीं होता है, एक चीज़ मान के समझे। क्योंकि क्या होता है कि इस तरह का मूड माहौल है, आप दुखी हैं, हम समझते हैं इस बात को, तकलीफ है, पैसे लग रहे हैं, फिर आप कहीं ये सोचे कि नहीं अरे आपने तो बोला यहीं पे रुक जाएगा, ये हो जाए, तो 100% वो लेवल सैंक्रोसेंट हो, वैसा का वैसे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक इंडिकेटिव लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं कि ये इंडिकेशन है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं, यहाँ पर रिकवर हो सकते हैं, इतना गिर सकते हैं, इतना बढ़ सकते हैं। तो इंडिकेशन क्या आ रहा है? 15,500 वर्स्ट केस सिनेरियो में दिखता है, वॉर लाइक सिचुएशन जो है अभी। रिकवरी के केस में 10% भी बढ़े, अब वो 10% आप 16,500 से गिनोगे या 15,500 से गिनोगे, जहाँ बॉटम बनेगा वहाँ से हम देखेंगे। करेक्ट। सो अगर 15,500 से 10% बढ़े तो भी आप 16 और 17,000 पहुँच जाते हैं। 16,500 से बढ़े तो 18,000 के आसपास आ जाते हैं। सो ऐसे में ये सिचुएशन दिख रही। तो अगले 2, 3, 4 दिन जब हम क्लाइमैक्स में आ चुके हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो कुछ होना है 1-2 दिन में, 3-4 दिन में जो होना है हो जाएगा, उसके बाद सिचुएशन जो भी होगी, तो अब पैनिक ना करें, जो है उस स्टॉक को पकड़ कर रखें, क्वालिटी चेक कर लें, अच्छे शेयरों को देख लें, खराब है तो उन्हें बेचकर अच्छे ले लें, क्योंकि अब तो अच्छे शेयर भी सस्ते मिल रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद भी अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा ज्ञान हो गया, बढ़िया है, सब आपने बता दिया, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्या करें? जी।